पिछले क्लास में हमने लोकस के बारे में पढ़ा था और चलिए कुछ पिछले क्लास से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार याद कर लेते हैं कि लोकस क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई पॉइंट किसी गिवन कंडीशन या कंडीशंस के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो वो हमेशा एक डेफिनेट पाथ बनाएगा, एक डेफिनेट रूट बनाएगा। और वो पॉइंट जब वो डेफिनेट रूट बनाता है, पाथ बनाता है, उसी पाथ को हम लोग कहते हैं लोकस ऑफ दैट पॉइंट। और ये भी हमने देखा था कि अगर कोई पॉइंट, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और ये एक मूविंग पॉइंट है, P इज अ मूविंग पॉइंट, ये एक इस तरह के पाथ में मूव करता है जैसे कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूव करता है। ये x, ये y, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये हमने देखा था कि अगर ये पॉइंट P उस कंडीशन में मूव करेगा, उस दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा कि ये पॉइंट जो पाथ क्रिएट करेगा वो यही वाला पाथ होगा। ये आप x के तरफ, पॉजिटिव x के तरफ इनडेफिनेटली कितना भी बढ़ा दीजिए, डजंट मैटर। और हमने ये भी देखा था कि ये जो इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन टू दिस लोकस, जो कि आगे हम देखेंगे कि इसको पैराबोला कहते हैं और ये इस पैराबोला का इक्वेशन होता है। अब जो दूसरी पॉइंट हमने वहां पे देखी थी पिछले क्लास में कि अगर ये इस इक्वेशन, इस लोकस का इक्वेशन है तो ये पॉइंट जो है कहीं भी रहे, कहीं भी इस कर्व पे कहीं भी ये पॉइंट P रहे, इस इक्वेशन को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा होल्ड करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ऑलवेज। और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो कि, ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे अगर वो पॉइंट इस पे लाई ना कर रहा। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा बस उन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए जो पॉइंट्स इस पर्टिकुलर कर्व पे लाई कर रहे हो। अदर देन दैट कोई भी आप पॉइंट्स ले लीजिए, कोई भी पॉइंट्स जो कि इस कर्व पे लाई नहीं कर रहा हो, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। उसी तरह अगर एक इक्वेशन x प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन इसका लोकस होगा। किस तरह से? x y, जब x 0 रखते हैं तो y हमारा 1 आता है, जब y 0 रखते हैं तो x 1 आता है, यानी कि ये पॉइंट आपका मान लीजिए 1 0 और ये पॉइंट 0 1 है। तो ये जो इक्वेशन है इस स्ट्रेट लाइन का है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आप कंसीडर करिएगा, मूविंग पॉइंट P, जो कि इस लाइन पे कहीं भी हो, ठीक है। और इस मूविंग पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करें PM और इसको ज्वाइन कर दें ऑरिजिन से, तो हमें पता है कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। अगर इस पॉइंट का x और y को हम मेजर करें एक्यूरेटली तो हम देखेंगे कि जो रिलेशन बन रहा है x और y के बीच में वो यही बन रहा है। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट जब मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ये बना रहा है। और हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट P कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन पे रहे, कहीं भी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। और ऐसा कोई भी पॉइंट अगर होगा जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स इस
इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन टू दिस पर्टिकुलर लोकस, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इस इक्वेशन को इस पैराबोला का या इस कर्व का इक्वेशन हम कहते थे। तो लोकस इक्वेशन, किसी लोकस के इक्वेशन से हमारा मतलब है किसी कर्व का इक्वेशन, किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्योंकि जब भी कोई पॉइंट किसी डेफिनेट कंडीशन में, किसी गिवन कंडीशन या कंडीशंस में मूव करता है तो वो हमेशा एक डेफिनेट पाथ के तहत ही मूव करेगा, वो हमेशा एक डेफिनेट पाथ बनाएगा, हमेशा। और जब भी कोई पॉइंट डेफिनेट पाथ बनाएगा तो उस पाथ के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको रिलेट करने के लिए, उन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन लिखा जाएगा जो कि उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए, उस पाथ पे जो है उनके लिए वो सेटिस्फाई करेगा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस। तो आगे जितना भी कुछ हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, सारा कुछ लोकस से ही रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस मतलब क्या? कोई पॉइंट मूव कर रहा है किसी कंडीशन में और वो कोई स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो उसी स्ट्रेट लाइन का यानी कि उसी लोकस का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। उसके बाद हम जब सर्कल पढ़ेंगे तो यानी कि वो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, डेफिनेटली सर्कल तभी बन रहा है जब कोई पॉइंट उस कंडीशन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू सम गिवन कंडीशन, तभी तो वो सर्कल, उसका जो पाथ है वो सर्कुलर हो रहा है ना। तो उस वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए जो लोकस होगा वो सर्कल होगा और उस सर्कल के लिए हम इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, जैसे वहां पे कंडीशन हमसे पूछा जाएगा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकस। आपने देख लिया था कि इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। आज कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाते हैं जो कि लोकस के डेफिनेशन को आपका क्लियर कर देगा, ठीक है। चलिए, और ये चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी ने आपसे पूछा, चाहे कहीं प्रॉब्लम आ गया, इस तरह का प्रॉब्लम आ गया कि ये इक्वेशन है, चाहे कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि एक्स और वाई में जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, तो हमेशा वो किसी ना किसी लोकस के लिए ही लिखते हैं, किसी ना किसी कर्व के लिए ही लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी डेफिनेट कर्व बनता है तो उसका एक डेफिनेट इक्वेशन होता है जो उस कर्व के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि ये 1 और 0 है, यहां पे कट कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि भाई जब भी हमने x को 1 रखा तो y हमारा 0 आ गया, ठीक है। x को 1 रखा, x को 1 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा फॉर हेयर, y को 1 रखेंगे तो x 0 आ जाएगा। तो सेटिस्फाई ही तो कर रहा है ना। सेटिस्फाई का क्या मतलब है? अगर हमसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि कोई इक्वेशन दिया हो इस तरह का, x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये मैंने एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, कोई भी कैसा भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से, कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 है, इसको टच करते हुए निकल रहा है, यानी कि ये जिस कर्व का भी इक्वेशन है, जिस कर्व का भी इक्वेशन है, उसी कर्व पे तो ये पॉइंट लाई करेगा ना, तभी तो वो वाला कर्व इसको टच करके निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कर्व है, क्योंकि जब कर्व कहा जा रहा है दैट मींस डेफिनेटली ये इक्वेशन है तो कोई ना कोई कर्व का इक्वेशन ही है ये। तो ये जो कर्व है, क्या ये कर्व इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? कैसे आपको पता चलेगा? ये सबसे पहले दो चीज आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको गिवन दिया रहेगा कि ये जो कर्व है इस पॉइंट से होते हुए निकल रहा है। जब इस पॉइंट से होते हुए निकल रहा है तो डेफिनेटली ये जो कर्व बन रहा है उसी कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। दैट मींस इस कोऑर्डिनेट्स को x के जगह 1, y के जगह 2 जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे मैंने y नहीं लिखा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे y कुछ है ही नहीं, y को 0 मान लेते हैं, सपोज कर देते हैं, ये सपोजिशन है हमारा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ y नहीं दिया। चाहे इक्वेशन को थोड़ा और स्टैंडर्ड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह का कोई इक्वेशन है। अब ये किसी कर्व का इक्वेशन है और ऐसा आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कर्व है इस पॉइंट से टच करके निकल रहा है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इस कर्व पे लाई हो रहा है, इसी कर्व पे ये पॉइंट है, तभी तो टच करके निकल रहा है ना भाई। तो आप कैसे पता करेंगे, आपको किस तरह से वो चीज फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना है। जब ये कर्व इस पॉइंट से होते हुए इस पॉइंट को टच करके निकलेगा तो x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको 0 से बराबर कर देंगे। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है, आपको एक कंडीशन है कि किसी चीज का, अभी आगे देखेंगे हम बहुत सारा, कि ये कर्व इस पॉइंट से होके निकल रहा है। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो टच करते हुए निकलेगा ना। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2a इंटू 1 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही इसका मतलब होता है। यही मतलब होता है कि कोई पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, उसके x और y को रखेंगे तो ये इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई होगा। दैट इज RHS इज इक्वल टू LHS होगा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। आगे अभी हम और भी ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स पहले बना लेते हैं ताकि लोकस एकदम क्लियर हो जाए आपका। तो लोकस आप समझ गए हैं। लोकस क्या होता है? लोकस कोई कर्व होता है जो कि किसी पॉइंट का पाथ होता है, किसी कोई मूविंग पॉइंट जो होता है उसी का पाथ है, और वो उस कंडीशन में क्रिएट होता है जब वो पॉइंट किसी गिवन कंडीशन के तहत, किसी गिवन ऑर्डर के तहत वो मूव करेगा। उसके लिए एक कंडीशन पहले से बाउंड होगा कि यही इसका कंडीशन है और इसी कंडीशन के तहत मूव करेगा। जैसे कि कल हमने देखा था कि अगर आपसे एक पॉइंट के बारे में बात की जा रही है कि कोई पॉइंट है जिसकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट O से हमेशा A है, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट A है, और हमसे कहा जा रहा है कि एक मूविंग पॉइंट P है जिसकी दूरी इस O से इस पॉइंट से हमेशा A है और वो मूविंग पॉइंट है। तो ये जो मूविंग पॉइंट है डेफिनेटली इस सर्कल पे लाई करेगा। जब वो पॉइंट मूव करेगा तो यही सर्कल तो बनाएगा ना वो, तभी तो उसकी दूरी इस O से हमेशा कांस्टेंट A रहेगा। So in that case the path created by this particular point is this circle and this circumference is the locus of that point। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ज्यादा बोलने की अब मुझे जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम बना लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा लोकस। चलिए, a fixed point is at a perpendicular distance A from a fixed straight line, from a fixed straight line, and a point moves so that its distance from the fixed point is always equal to its distance from the fixed
line, find the equation to its locus, find the equation to its locus। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन टू इट्स लोकस, यानी कि उस पॉइंट ने जो पाथ बनाया उसी का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है यहां पे। फाइंड द इक्वेशन टू इट्स लोकस, द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द एक्सिस ऑफ coordinates being drawn through the fixed point and being parallel and perpendicular to the given line। क्वेश्चन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में या जियोमेट्री में, इवन प्लेन जियोमेट्री में भी आपको फिगर सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें फिगर बनाना है। एक बार यू हैव कंप्लीटेड द फिगर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, 50% प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है जो कि किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर दूरी a पे है, परपेंडिकुलर दूरी एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन एंड ए पॉइंट मूव्स सो दैट, और कोई मूविंग पॉइंट है वो उस तरह, देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि पॉइंट किसी सो दैट, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट मूव कर रहा है, and a point moves so that its distance from the fixed point is always equal to its distance from the fixed line। यही कंडीशन है और इसी को ध्यान में रखते हुए this point is moving। तो क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि जो फिक्स्ड पॉइंट से इसकी दूरी है वो हमेशा इस पॉइंट का जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी है उसके बराबर है। दिस इज द कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच दिस पॉइंट इज एक्चुअली मूविंग। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन है और उसी कंडीशन के तहत ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट फिक्स्ड पाथ तो बनाएगा। फाइंड द इक्वेशन टू इट्स लोकस, मतलब जो भी एक फिगर बना रहा है, जो भी पाथ बना रहा है ये पॉइंट, उस पाथ का, उस रूट का इक्वेशन निकालिए। द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स बीइंग ड्रॉन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड बीइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है इस केस में वो फिक्स्ड पॉइंट से, वो इस तरह से है कि वो फिक्स्ड पॉइंट से होके गुजर रहा है, मतलब y और x एक्सिस इस फिक्स्ड पॉइंट से होके गुजर रहा है। ऑब्वियसली हमारा फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन होगा, वहीं से तो होके गुजरता है x और y एक्सिस। एंड बीइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और जो ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन दिया है इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल है, यानी कि एक एक्सिस के पैरेलल होगा ये स्ट्रेट लाइन और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो हम फिगर कैसे बनाएंगे भाई? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑफ कोर्स वी आर ड्रॉइंग द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले कह रहा है कि ये फिक्स्ड पॉइंट इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि the axis of coordinates being drawn through the fixed point, so suppose the fixed point to be the origin, क्योंकि यहीं से तो एक्सिस दोनों गुजर रहे हैं ना, एक दूसरे को काट रहे हैं। चलिए, तो ये काम खत्म हो गया हमारा। नाउ अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यानी कि O किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, और क्या है वो डिस्टेंस a, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किस तरह से बनाया गया है? ये इस तरह से बना है कि एक एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर है और एक पे पैरेलल है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी है a। कितनी दूरी है ये? a। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको मान लेते हैं कि y के पैरेलल है, y के परपेंडिकुलर है। इस तरह से
ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऑरिजिन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो a हो गया, हमने बना लिया। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, डेफिनेटली एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी हमने यहां पे दिखा दिया। अब कह रहा है कि जो हमारा मूविंग पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी दूरी इस ऑरिजिन से यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से और इसकी दूरी इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दोनों बराबर है। तो डेफिनेटली मान लेते हैं कि पॉइंट P हमारा यहां पे है और इसका कोऑर्डिनेट x और y है। सपोज दैट इस स्ट्रेट लाइन से इसकी जो दूरी है डेफिनेटली ये होगी और ऑरिजिन से इसकी दूरी ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक चीज हमें जो सबसे ध्यान में रखना है कि यहां से यहां तक की दूरी है a। ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट m है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और a। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a, m, 0 और a, क्योंकि भाई ये y एक्सिस पे ये है m। ये जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं हम d। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d क्या हो जाएगा भाई, ये यहां से यहां तक की दूरी, तो अब यहां पे x कोऑर्डिनेट एब्सिसा जो है x, ये तो अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखें तो ये पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी रहे, इस लाइन पे अगर ये कहीं भी रह रहा है तो एब्सिसा हमेशा इस लाइन का क्या है, x है। यानी कि d का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, और y कितना है भाई, y तो a ही होगा d के लिए भी। तो d का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया कितना, x और a। ठीक है भाई, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें क्या दिखाना है, OP स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर। डिस्टेंस बराबर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं ना, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो हमें स्क्वायर रूट में फिर हमें स्क्वायर रूट वाला झंझट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को हमने हटा दिया दोनों तरफ स्क्वायर करके। अब OP स्क्वायर क्या होता है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। DP स्क्वायर क्या होगा, DP स्क्वायर भाई बहुत आसान है, DP स्क्वायर हो जाएगा x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये तो 0, यहां से क्या होगा, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay। ये y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, x स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू द लोकस। नाउ अब ये कौन सा इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सा लोकस के साथ देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब ये क्यों रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ये इसीलिए हो जाएगा कि जो मूविंग पॉइंट जो भी पाथ बना रहा है इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस पाथ पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा गिवन इक्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसे लोनी में ये दिया हुआ है प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स 4 क्वेश्चन नंबर 22। तो आई होप आप लोकस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे अच्छे से कि लोकस क्या होता है, लोकस किस तरह से डिफाइन आप कर सकते हैं, किसी लोकस का इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन होता है, किसी भी लोकस का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा इक्वेशन होता है जो कि उस लोकस के किसी भी पॉइंट के लिए सैटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ अ लोकस इज अ रिलेशन दैट होल्ड्स फॉर the coordinates of all the points, each and every point lie on that particular locus.
and it does not hold for any other point except those that lie on that locus or curve. उसके अलावा किसी दूसरे पॉइंट के लिए वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा इक्वेशन। जिस लोकस का, जिस कर्व का इक्वेशन होगा कोई, उस कर्व पे ही जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने पॉइंट, उन सबके कोऑर्डिनेट्स के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा पॉइंट आप ले आएंगे जो कि उस कर्व पे नहीं लाई कर रहा है, वो इक्वेशन उसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सो दैट इज द लोकस। चलिए और दो चार क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा लोकस पे, ताकि क्लियर हो जाए। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से दोबारा पूछिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो कि लोकस नहीं समझ में आया तो आस्क मी अगेन एंड अगेन। As I am always telling you that I am going to tell you, I am going to explain you. If it takes 2, 3 times, 4 times, doesn't matter. चलिए अब चलो भाई हम एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। अब एक इस तरह का प्रॉब्लम देखिए। फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस, फाइंड the equation to the locus of a point which moves so that its distance from the axis of x is 3 times its distance from the axis of y। जो पहली बार पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। जिन्होंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री थोड़ा सा भी पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। कहेंगे कि ये क्या बच्चे वाला प्रॉब्लम है, बट फिर भी जरूरी है समझना। चलिए कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves so that its distance from the axis of x is 3 times its distance from the axis of y। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पे सपोज p x y be any point at any moment on the locus। यही हमारा मूविंग पॉइंट है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। चलिए अब कह रहा है कि ये उस तरह से मूव कर रहा है कि इसका डिस्टेंस x एक्सिस से जो होगा वो 3 गुना होगा इसका डिस्टेंस जो y एक्सिस से होगा उसके। ये x, ये y, ये तो हमारा पॉइंट हो गया। अब x एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी? अब ये पॉइंट यहां पे मान लेते हैं है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। किसी मोमेंट पे यहां पे ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो x वो क्या है भाई? इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसका एब्सिसा यानी कि x के तरफ इसकी दूरी ऑरिजिन से, और y क्या है? इसका ऑर्डिनेट यानी कि x एक्सिस से या ऑरिजिन से इसकी y के तरफ वाली दूरी। यही तो है ना, तो कुछ नहीं है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ x, x एक्सिस से इसकी दूरी मतलब क्या? x एक्सिस से इसकी दूरी यानी कि ये वाली दूरी, यानी कि ऑर्डिनेट y 3 गुना है y से इसकी दूरी, y से इसकी दूरी मतलब ये वाली दूरी यानी कि x 3x। यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। आसान है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद में सारा आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, आप बनाइए इसको। कोई दिक्कत हो मेरे से पूछिए।
कह रहा है कि ए एंड बी, ए एंड बी being the fixed points a0 and minus a0 respectively obtain the equations, giving the locus of P when PA square minus PB square is equal to 2K square, जहां की डेफिनेटली 2K square एक कांस्टेंट है। कह रहा है कि A और B फिक्स्ड पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, उसका नो लोकस निकालिए अगर ये कंडीशन है तो। PA स्क्वायर मतलब क्या भाई, P और A के बीच की दूरी, उसका स्क्वायर कर दिया गया है। मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट होगा XY, P का कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू X एंड Y, ठीक है। देयरफॉर PA क्या हो गया, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो PA क्या हो गया, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर होगा ना, तो सिर्फ y स्क्वायर आएगा। PB क्या हो जाएगा, x माइनस, और माइनस पहले से है तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, क्योंकि माइनस माइनस 2k स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ये और ये दोनों कट गया, माइनस 4ax, ठीक है, इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा, 4ax प्लस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला है, P लोकस है जो कि मूविंग पॉइंट है, किसी मोमेंट पे इसका कोऑर्डिनेट xy मान लिया है हमने। PA स्क्वायर क्या हो गया, P यानी कि मान लीजिए P यहाँ है, A यहाँ है, P का कोऑर्डिनेट कितना है xy, A का कोऑर्डिनेट a0, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। उसके बाद उसी तरह B का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए और 0, तो माइनस x, माइनस पहले से है इसलिए x प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये प्लस होगा और माइनस पहले से है, कितना हो जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू 2k स्क्वायर दिया हुआ है, वही हमने कर दिया है, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। चलिए और देख लेता हूं अगर कोई अच्छा प्रॉब्लम हो इसमें तो, अदरवाइज आप इसको बनाइए। ठीक है, अब अगर जिनके पास लोनी की किताब है, जिनके पास भी लोनी की बुक है, यहाँ से 2 कॉमन लेके आप काट भी सकते हैं, इधर भेज के ख़त्म कर दीजिएगा तो आपका 2ax प्लस k स्क्वायर आएगा। मैंने नहीं किया है। लोनी की किताब होनी चाहिए सबके पास मेरे ख्याल से, ऐसे लोनी की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और एग्जाम्पल 4 ये आपके लिए होमवर्क है, पूरा बनाइए, आसान हो टफ हो, ट्राई टू सॉल्व। और मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम बचेगा नहीं, अगर कुछ बचा तो डेफिनेटली मेरे से पूछिए, ठीक है, आई विल टेल यू। चलिए, नाउ लोकस हमने खत्म कर लिया, अब हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन की तरफ। स्ट्रेट लाइन, यहीं से आपका जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का असली जर्नी है वो स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन से। यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से शुरू करेंगे, आगे सर्कल के इक्वेशंस पढ़ेंगे, आगे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। और हाँ, लोकस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर कोई भी कंफ्यूजन है लोकस में या कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आस्क मी अगेन, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, the straight lines, the straight lines नाम से आपको इस टॉपिक से पता चल रहा है, स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स वाई वी कॉल इट स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें बहुत कुछ करना है, इसमें हमें मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस कार्टेशियन होंगे, पोलर भी होंगे, और बहुत सारे इक्वेशंस होंगे, ठीक है। और यही हमें करना है। अब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें इक्वेशंस का ही काम है। हम इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे किसी पर्टिकुलर शेप का, किसी पर्टिकुलर कर्व का, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का, आगे सर्कल का फाइंड करेंगे, कहीं हाइपरबोला, कहीं पैराबोला। सो अब यहां से हम लोग अपने इक्वेशंस की जर्नी को शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में। सो बी रेडी टू मेमोराइज टन्स ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि दैट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेट जियोमेट्री फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। अब जो सबसे पहला, जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम मैं आपको ये बता दूं कि आपको मैंने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्लास किया था तो आपको मैंने बताया था कि जब जो एक्सिस होता है, जो कार्टेशियन सिस्टम में हम एक्सिस को लेते हैं, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ज़्यादातर केस में एक्चुअली रेक्टेंगुलर ही होगा, और ऑब्लिक भी हो सकता है। तो हम इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस अभी जो करेंगे शुरू में वो रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सिस में करेंगे, और आगे धीरे धीरे जब चलते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑब्लिक एक्सिस में भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक इक्वेशंस हमें करना है, तो चलिए 2-3 इक्वेशंस, आज हमारे पास टाइम है कुछ, तो 2-3 इक्वेशंस आज ही देख लेते हैं और कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स भी उस पर बना लेंगे। तो जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है, सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी होती है स्ट्रेट लाइन में, वो ये होती है कि अगर कोई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस कंडीशन में एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर इज टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और बात हो रही है यहां पे रेक्टेंगुलर एक्सिस की। चलिए नंबर, मैं थ्योरम्स को नंबर से करवाऊं या कि इसी तरह करवाता जाऊं। मैं सोच रहा हूं कि नंबर से, नंबर बाय नंबर करवाऊं, 1 2 3 4 ऐसे करके, राइट। लेकिन किसी क्लास में भूल गया तो बड़ा दिक्कत होगा, फिर जाके देखना होगा कौन सा नंबर मैंने करवाया था। तो चलिए ठीक है, नंबर वाइज ही करवाता हूं, ठीक है ना, नंबर वाइज ही करवाता हूं। अगर मैं यहाँ देखूं
नंबर वाइज तो इसमें भी है, लेकिन अब ये तो बुक है ना, तो इसको तो भाई नंबर लिख देना है। चलिए हम भी नंबर वाइज ही करते हैं। पहला इक्वेशन 1, टू फाइंड द इक्वेशन of a straight line parallel to the axis लिख रहा हूं, प्लूरल फॉर्म है एक्सिस का, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और बात हो रही है यहां पे रेक्टेंगुलर एक्सिस की। जैसा कि मैंने आपको कहा है, जहां भी ऑब्लिक एक्सिस की बात होगी वहां पे वो क्लियरली मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, और जहां भी रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात होगी वहां पे कुछ भी नहीं मेंशन करा होगा, वहां पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात हो रही है। और अगेन रेक्टेंगुलर एक्सिस से मेरा मतलब है कि एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट इज ओमेगा इज 90 डिग्री। एंड व्हाट इज ओमेगा? Omega is the angle between the positive direction of x and y axis, that is XOY, एंगल XOY। चलिए इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारा x और ये y एक्सिस, ये है हमारा ऑरिजिन। सबसे पहले हम एक लाइन अज्यूम करते हैं जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या निकालना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल है। या तो y एक्सिस के भी पैरेलल हो सकता है या तो फिर x के भी पैरेलल हो सकता है। तो सबसे पहले y एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन देख लेते हैं। ये लाइन मान लेते हैं हमारा m और n है, और ये C पे कट कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ कट कर रहा है? C पे। मान लेते हैं कि OC की दूरी जो है हमारी वो ये स्मॉल c है। ठीक है, सपोज अ स्ट्रेट लाइन, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूफ जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, इक्वेशंस फाइंड करेंगे ना, तो उससे आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। डायरेक्ट अगर इक्वेशन रट के आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो प्रॉब्लम में दिक्कत होनी ही होनी है। थ्योरम प्रूव करने का मतलब है कि आपने अब आगे जो उस पर्टिकुलर थ्योरम पे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका मेथड आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई, अगर ये इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ तो इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से प्रूव किया था। ठीक है, इसीलिए छोटा हो बड़ा हो, आई थिंक यू शुड प्रूव ऑल द थ्योरम्स एटलीस्ट वंस। पहली बार जब आप बनाएं तो प्रूव करिए, दूसरी बार से जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार आपको बनाना पड़ेगा। अगर दूसरी बार आपका मन करे तो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। सपोज अ स्ट्रेट लाइन MN पैरेलल टू y axis such that cutting और मीटिंग, मीट भी कर सकता है, कट भी कर सकता है। मान लीजिए यहां पे बस इसके आगे प्रोड्यूस नहीं हो सकता है कि कट करके आगे इन्फिनिटी तक प्रोड्यूस है, डजेंट मैटर। कटिंग और मीटिंग OX at C such that OC is equal to this small c, यानी कि यहां कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या हो जाएगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा C और 0, क्योंकि y तो 0 हो जाएगा। नाउ अब एक पॉइंट अज्यूम करिए, कोई भी पॉइंट P इस स्ट्रेट लाइन पे, ये मूविंग पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं किसी मोमेंट पे
x और y है। नाउ सपोज a point P whose coordinates are x and y on the line MN, then it is clear that, अब ये तो साफ है कि ये पॉइंट कहीं भी मूव करे, इन्फिनिटी तक इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ऊपर या नीचे, इट डजेंट मैटर, इसका जो एब्सिसा है यानी कि y से जो इसकी x के तरफ वाली दूरी है वो तो हमेशा x ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये तो पैरेलल है y के। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा क्या है, x ही है, x है ना। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक उसको हमने क्या लिया है, c। वही चीज मैं लिख रहा हूं कि देन इट इज क्लियर दैट द abscissa of P is always x। इसलिए जो एब्सिसा है यानी कि x इज इक्वल टू क्या है, OC इज इक्वल टू C। दैट इज x इज इक्वल टू C। C मतलब ये वाला C की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जब ये पॉइंट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली मूव कर रहा है तो यही स्ट्रेट लाइन इसका ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो जब हम बात कर रहे थे कि लोकस के इक्वेशन की, तो लोकस का इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि उस लोकस पे, उस पाथ पे कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो, उसके बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है वो जो कि उस पाथ के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए सेटिस्फाई करता है। अब x इज इक्वल टू सी, ये तो हमेशा सही है ना, x इज इक्वल टू सी हमेशा होगा इस लाइन पे, p चाहे कहीं भी मूव करे, ऊपर या नीचे कहीं भी मूव करे, इसका जो x वाला यानी कि एब्सिसा होगा वो हमेशा इतने ही दूरी में होगा, एक कांस्टेंट दूरी है उसी दूरी तक रहेगा, तो x हमेशा c होगा। दैट इज वाई दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, जहां की c क्या है, c उस स्ट्रेट लाइन की जिसकी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसकी दूरी है y एक्सिस से। दैट्स इट, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंस this equation is satisfied by all the coordinates, इस तरह नहीं, equation is satisfied by the coordinates of all the points on the line. Therefore, this is the required equation of the line MN. So this is the equation to a line parallel to the axis of y. इसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वाला लाइन है जो कि x के पैरेलल है। अब ये पॉइंट हम इस पे एक पॉइंट लेते हैं x और y, तो x से जो इसका ऑर्डिनेट होगा यानी कि y एक्सिस, डेफिनेटली ये कांस्टेंट दूरी पे होगा। मान लेते हैं ये दूरी d है,
तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू डी, y इज इक्वल टू डी. So this is the required equation for a straight line parallel to the axis of x. ठीक है, चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं, आप पहले इतना कर लीजिए. ठीक है, इतना लिख लिया आपने. चलिए ये भी लिख लिया होगा. इसी तरह से जैसे आपने x के लिए निकाला, जैसे इस लाइन के लिए लिखा था, इस लाइन के लिए भी वैसे भी लिख के निकाल सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत भी नहीं है. आप सिमिलरली करके लाइन इसका आपने निकाल लिया कि कोई लाइन पैरेलल टू इधर एक्सिस, मान लीजिए आपने y के पैरेलल वाला एक स्ट्रेट लाइन लिया और इस स्ट्रेट लाइन का जो कि किस y के पैरेलल है उसका आपने इक्वेशन निकाल लिया. अब इसका इक्वेशन निकाल लिया तो ऐसा लाइन जो कि x के पैरेलल है उसका इक्वेशन उसी मेथड से निकलेगा. तो सिमिलरली करके वो इक्वेशन लिख दीजिए सिर्फ. सो y इज इक्वल टू डी. सिमिलरली y इज इक्वल टू डी. चलिए, तो इस थ्योरम से हमें क्या पता चला, देयरफॉर, इसलिए द इक्वेशन ऑफ ए straight line parallel to y axis is x is equal to c, जहां की c क्या है, एब्सिसा है भाई, एक कांस्टेंट x, उसका जो y से x की दूरी होगी, जो उसका एब्सिसा होगा उस स्ट्रेट लाइन का, वो हमेशा सेम होगा. ये हो गया. एंड the equation of a straight line parallel to the x axis is y is equal to d. ठीक है, d का मतलब आपको पता है, और अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो ये है y के पैरेलल, ये हो गया आपका c, और अगर आप ये लाइन x के पैरेलल खींचें तो ये हो गया आपका d. ठीक है, x के पैरेलल होगा तो ये d हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पैरेलल है भाई x के. अब ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, ऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो इसीलिए ये बेसिक सा इक्वेशन है, ये बस ऑब्जर्व करने वाला ये थ्योरम है, तो इसको ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं. याद रखिएगा, जब भी आपसे y के पैरेलल पूछा जाए तो x इज इक्वल टू समथिंग, सम कांस्टेंट होता है. जब भी आपसे x के पैरेलल पूछा जाए तो y इज इक्वल टू समथिंग होता है. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. x मीन्स y मीन्स x. यहां के लिए ये याद रखने का तरीका है. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ. एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा. y एक्सिस के पैरेलल में कोई स्ट्रेट लाइन होता था तो उसका ये इक्वेशन होता है. अब आपसे y एक्सिस का ही इक्वेशन पूछा जा रहा है. y एक्सिस मतलब y एक्सिस से y एक्सिस की दूरी कितनी है, 0 है. तो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x is equal to 0. Similarly, the equation of the straight line parallel to x axis is y is equal to 0. इसको भी लिख लीजिए. Note: equation of a straight line parallel to y axis
इज क्या, x इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेशन काफी फेमस इक्वेशन है। चलिए इक्वेशन नंबर 2, टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which cuts off an intercept C on the y-axis and which makes an angle with the axis of x। ठीक है, एक बार देख लूं कि मैंने सही से तो लिखा है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो है, लेकिन ये सेंटेंस बहुत जरूरी है ताकि आपको याद रहे। गिवन इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ y एंड इज इंक्लाइंड एट अ गिवन एंगल टू द एक्सिस ऑफ x। जैसा मैंने कहा था, मेरे से अच्छा इस किताब में दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि वही थ्योरी को यहाँ पे लिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट c दे दिया है, लेकिन गिवन इंटरसेप्ट देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कोई नहीं, to find the equation of a straight line which cuts off a given intercept with the axis of y and makes a given angle with the axis of x। इस इक्वेशन के अंदर बहुत कुछ है जो कि हमें जानने की जरूरत पड़ेगी अभी आगे। कह रहा है कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो कि y एक्सिस को किसी गिवन इंटरसेप्ट में, मतलब किसी गिवन डिस्टेंस पे ऑरिजिन से काट रहा है, और एक गिवन एंगल एक्सिस ऑफ y से बना रहा है, एक्सिस ऑफ x से एक गिवन एंगल बना रहा है। अब बहुत बुक में आपको ये इस तरह से मिलेगा कि मेक्स अ गिवन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। वो भी ठीक है, लेकिन मैं आगे अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, वो भी ठीक है, मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं ये आपको बताऊंगा। चलिए x एक्सिस y एक्सिस, राइट। थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं। सपोज अ स्ट्रेट लाइन जो कि यहां पे कहीं भी, मैंने मान लिया कि यहां पे y एक्सिस को कट करेगा। चलिए ये है हमारा स्ट्रेट लाइन जो कि y को यहां पे कट कर रहा है। इंटरसेप्ट
इस इंटरसेप्ट को, मतलब ये ओरिजिन है तो यहां से इसकी दूरी मैं मान लेता हूं आपको C, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने P तो पॉइंट लूंगा मैं, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, S, यहां पे TR, ठीक है। Y एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको, ऑरिजिन भी दिख रहा है। ये तो Y पे इंटरसेप्ट हो गया। अब कह रहा है कि मेक्स अ गिवन एंगल विद एक्सिस ऑफ x। जब एक्सिस ऑफ x कह रहा हूं तो सबसे पहली चीज देखिए, एक पैरेलल लाइन लेंगे x एक्सिस के रेस्पेक्ट, x एक्सिस के साथ, और ये इस तरह से मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ। अब मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा ये बता रहा हूं। ये जो एंगल बनेगा ना, ये हमेशा x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर काउंटर क्लॉकवाइज में बनेगा। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है कि मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो आपको पता है, ठीक है, कि पॉजिटिव x से मैं एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि x मेरा इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन के बारे में आपको पता है, ठीक है। और ये एंगल हमेशा याद रखिएगा कि जो ये एंगल है, ये जो पर्टिकुलर थ्योरम है, इसमें जो इस एंगल अल्फा की बात हो रही है, जो कि x एक्सिस से बन रहा है या पॉजिटिव x एक्सिस से बन रहा है ज्यादातर बुक्स के लैंग्वेज में, तो सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है कि ये एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया जाता है। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको इस एंगल को रखना है, ठीक है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और इस एंगल को लेंगे, मेजर करेंगे। दूसरी चीज, ये एंगल कब बन रहा है? जब कोई स्ट्रेट लाइन जो कि शुरू में x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इस इनिशियल लाइन के पैरेलल है, OX के पैरेलल है, पॉजिटिव x के पैरेलल है, जब वो लाइन यहां से मूव करके इस रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की तरफ आता है, तब ये एंगल बनता है। डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने मूव किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो इस लाइन तक अल्फा एंगल बना के आया। तो दो चीज आपको याद रखना है। दो चीज क्या? कि ये एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। और एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, याद रखिएगा। चलिए अब एक यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं P, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x और y। इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा x एक्सिस पे m, और यहां पे n पे ये मीट किया, और x एक्सिस पे m पे जाके मीट करा, परपेंडिकुलर हो रहा है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। यहां से वी हैव, सपोज a straight line STR cutting the y-axis at T so that OT is equal to C. Also, suppose STR makes an angle alpha in the positive direction, from the एक्सिस ऑफ x। जब एक्सिस ऑफ x की बात कर रहा हूं सिर्फ, तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस की बात कर रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और जो एंगल का मेजरमेंट होता है, जब इनिशियल लाइन आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यही हमारा इनिशियल लाइन होता है, यहीं से एंगल क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में मेजर होता है। सो
तो हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, उसको मान लिया कि वो y को t पे कट कर रहा है, उस तरह से कट कर रहा है कि OT इज इक्वल टू C है। फिर हमने ये मान लिया कि STR जो है अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ठीक है भाई, लेट P be any point on the straight line STR whose coordinates are x and y, जैसा कि दिखाया गया है। राइट, ड्रॉ PM perpendicular to OX. Let PM meet TN, which is a line parallel to X एक्सिस इन N। एक TN लाइन है जो कि X एक्सिस के पैरेलल है, PM इस लाइन को N पे मीट कर रहा है। ना tan अल्फा इज इक्वल टू PN बाई TN। इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको ऑलमोस्ट हमेशा हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू tan अल्फा। और याद रखिएगा ये tan अल्फा जो है ये इस लाइन का स्लोप है, यानी कि इस लाइन के झुकाव को इस पॉजिटिव x डायरेक्शन से यही tan अल्फा बता रहा है कि कितना एंगल पे झुका हुआ है, इंक्लाइंड है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। ठीक है, सो दिस m इज द स्लोप। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, स्लोप का मतलब इंक्लाइंड झुकाव। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हमने सपोज कर लिया। चलिए पहले लिख लीजिए, फिर इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दो, चलिए भाई। यहां तक आपने कर लिया होगा। इसके नीचे therefore PM को आप क्या लिख सकते हैं भाई? PN प्लस NM। PN यहां से जो PN है, देखिए यहां पे PN कर लीजिए, tan अल्फा इज इक्वल टू PN बाई TN। ठीक है, तो PN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? TN tan अल्फा। चलिए भाई PN को लिख लेते हैं TN इंटू tan अल्फा प्लस NM और OT बराबर होगा, क्योंकि OMNT बाई कंस्ट्रक्शन एक रेक्टेंगल है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसको NM को हम OT लिख लेते हैं। PM यानी कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, दैट इज y। PM के जगह हमने y लिख दिया। TN यानी कि y एक्सिस से इस लाइन की दूरी, एब्सिसा x है, P का एब्सिसा कितना है? x, यानी कि TN x। tan अल्फा को हमने m माना है इंटू m। OT जो इंटरसेप्ट है वो है C, इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y is equal to mx plus c. This is a very famous equation where m is the slope of this straight line, और स्लोप हमेशा क्या होता है? इस एंगल का टेंजेंट होता है हमेशा किसी भी लाइन के लिए। सो m is equal to
tan अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है, क्यों ये इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे के सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट्स व्हाई सो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन टू दिस पर्टिकुलर लोकस, एंड हियर द लोकस is this straight line STR producing infinitely on both ways, doesn't matter, कितना भी लंबा हो फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन हमेशा यही रहेगा। अब इस इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं। Some important points to remember about this equation. सबसे पहले alpha is always measured in the positive direction from the positive x axis। अब ठीक है, चलिए याद रखना इस बात को। अब c जो है नेगेटिव हो सकता है, अगर ये जो लाइन इस y एक्सिस को इधर कहीं काटे तो ये c नेगेटिव हो जाएगा, अपने आप को क्वेश्चन बनाइएगा तो पता चल जाएगा, बट ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, m इज इक्वल टू tan अल्फा इज द स्लोप ऑफ द लाइन STR। ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। आगे स्लोप के बारे में और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो फॉर दिस कंडीशन और इन मोस्ट कंडीशंस स्लोप इज एक्चुअली द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन or the tangent of this angle that a line makes with the positive direction of the x axis, वही स्लोप कहलाता है। तो अगर मान लीजिए आपका लाइन इस तरह से रहता तो अल्फा जो है आपका, अल्फा जो है यहां पे y को काट रहा है, बट अल्फा देखिए, अल्फा क्या है, ये होता है अल्फा, इसको अल्फा नहीं लेंगे, अल्फा आपका ये होगा। सो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m is equal to tan alpha, and because alpha here is an obtuse angle जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आएगा, साफ साफ दिख रहा है स्लोप नेगेटिव आएगा। चलिए क्वेश्चन बनाने पे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखना है। चलिए इस पे एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब एकदम इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे देख लीजिए। द इक्वेशन to the straight line cutting of an intercept 3 from the negative direction of the axis of y, जिसकी मैं बात कर रहा था, and inclined at and
inclined at 120 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ x। अब ऐसा दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। इज क्या होगा, क्या होगा भाई, इसका तो बिना फिगर बनाए बन जाएगा, mx प्लस सी। m क्या है, tan अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट कितना है भाई, इंटरसेप्ट है 3 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ y, यानी कि c इज इक्वल टू -3 है, और ये tan 120 डिग्री है। x यहां लिख देते हैं और c के जगह -3, यानी कि x इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, यानी कि cot 30 माइनस cot 30 माइनस c, cot 30 का वैल्यू √3, यानी कि माइनस x √3 माइनस, यहाँ पे 3 कर लीजिए, मैं माइनस सी करते जा रहा हूँ, -3 और ये -3, ठीक है, यहाँ भी -3 ही कर लीजिए, क्या फ़ायदा c लिख के। इसलिए सबको एक तरफ ले आएंगे तो x प्लस एक्स √3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड हो इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ये x ये y। अब कह रहा है कि 3 है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से 3 कट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है ये स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली इस तरह से कहीं होगा ये स्ट्रेट लाइन, इस तरह से, तभी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, जैसे इस तरह से। अब देखिए मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, क्योंकि कभी कभी ये इधर से भी तो एंगल बना रहा है, डेफिनेटली बना रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस से ही, लेकिन वो लिखने के बजाय मुझे लगता है कि सिर्फ एक्स एक्सिस लिखना ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है कि हमारा ये इनिशियल लाइन होता है, और इसी इनिशियल लाइन से हम एंगल बनाते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में जब एंगल बन रहा है, या नेगेटिव डायरेक्शन में एंगल अगर हम कह दें कि बन रहा है, दैट मीन्स वो एंगल का मेजरमेंट और डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वो हम अकॉर्डिंग टू द इनिशियल लाइन लेते हैं, एंड द इनिशियल लाइन इज generally the positive direction of the x-axis. So that's why I think we just have to write the given straight line makes a given angle with the axis of x rather than positive direction of the axis of x, या इस तरह का कुछ, ठीक है। वो भी सही है, अगर आप लिखना चाहें, आपको उस तरह से लग रहा है कि ज्यादा अच्छा, तो आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। ये 120 डिग्री बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, स्लोप नेगेटिव है, देख लीजिए आपका -cot 30 आ गया, स्लोप नेगेटिव। चलिए एक थ्योरम और कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक इक्वेशन और कर लेते हैं। वैसे भी रात हो गया काफ़ी, लगभग सुबह के 1 बज रहे हैं अब, मतलब रात के 1 बज रहे हैं। चलिए एक और इक्वेशन कर लेते हैं पहले हम, इक्वेशन नंबर 3। टू फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन to the straight line which cuts off given intercepts A and B from the एक्सिस। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। इस तरह के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए।
मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। मतलब A का कोऑर्डिनेट है आपका A 0 और B का कोऑर्डिनेट है आपका 0 B। यही दिया हुआ है A और B इंटरसेप्ट। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ के हम जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे या जो बनेगा, इसी स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, चलिए, लेट A एंड B be two points on the x and y axis respectively such that ये हमारा origin है, such that OA is equal to A and OB is equal to B। ठीक है, चलिए भाई, अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। डेफिनेटली अगर इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकलेगा, दैट मीन्स ये एक डेफिनेट स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कोई डेफिनेट पॉइंट जब मूव कर रहा है तो उसका पाथ ही ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन एक लोकस है, डेफिनेट है। चलिए, और इसका हमें इक्वेशन निकालना है, मतलब ऐसा इक्वेशन निकालना है जो इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाई करे, यानी कि कोई भी पॉइंट हो इस पे, उसके x और y के बीच में एक ऐसा रिलेशन हमें निकालना है जो कि किसी भी पॉइंट के इस स्ट्रेट लाइन पे कोऑर्डिनेट्स के लिए सेटिस्फाई करे। इक्वेशन का मतलब ही यही होता है एक्चुअली, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपका लोकस भी क्लियर होता जाए। चलिए, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे P मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमने रखा x और y। डेफिनेटली P इज अ मूविंग पॉइंट। अब क्या करते हैं, हम यहां से इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। गुड, लेट P x y be any point on AB प्रोड्यूस्ड, मैंने प्रोड्यूस कर दिया है बोथ वेज। ठीक है, लेट P x y be any point on AB। ठीक है, join OP। चलिए, अब हमें क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर PM x पे, एक परपेंडिकुलर PN y एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ PM perpendicular to OX and PN perpendicular to OY। Now, area of triangle OAP plus area of triangle OPB is equal to area of triangle OAB। इस ट्राइंगल OAP और OPB को जब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ेंगे तो हमें इस पूरे OAB ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। वही मैंने लिखा है, ट्राइंगल OAP का एरिया, OAP का एरिया 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, OA। ठीक है भाई, इंटू हाइट। हाइट क्या है भाई, हाइट है हमारा MP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OPB बेस है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए बेस क्या है, OB इंटू हाइट NP इज इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसके लिए OA को बेस मान लीजिए तो OB हाइट हो जाएगा, OB को बेस मान लीजिए तो OA हाइट हो जाएगा। चलिए, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि
ओ ए इंटू ओ बी, 1/2 इंटू ओ ए। ओ ए क्या है भाई, ए है इसकी दूरी, ए इंटू एम पी, एम पी डेफिनेटली पी का ऑर्डिनेट यानी कि वाई, वाई उसी तरह 1/2 इंटू ओ बी, बी इंटू एन पी, पी का एब्सिसा एक्स, 1/2 इंटू ओ ए है, ओ बी बी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी, वी गेट, यहां पे बच जाएगा हमारा y बाई बी प्लस यहां पे बच जाएगा x बाई ए, 1/2 सब जगह से काट दिया है मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी, x बाई ए प्लस y by b is equal to 1. Of course, this is the equation that holds for the coordinates of any point on this straight line, and hence this is the required equation of this locus. That's it. तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का एक इक्वेशन है, ठीक है, और ये सब ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा, इसको कुछ याद नहीं रखने वाला, आपको अपने आप याद आ जाएगा कि भाई अगर एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें अप्लाई कर देना, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब इससे पहले वाला इक्वेशन है, बहुत जगह उसका नाम एंगल स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एंगल स्लोप फॉर्म बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, आगे देखेंगे हम, इसीलिए इस तरह से याद रखना चाहिए, मुझे ज़्यादा ये सही लगता है। चलिए तो आज हमने 3 इक्वेशन कर लिया। पहला इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब y और x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल होता है, तो उसके इक्वेशंस हमने कर लिए। दूसरा, हमने उस तरह के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट किया जो कि y एक्सिस को काट रहा है किसी पॉइंट पे, कोई इंटरसेप्ट है, और जो कि x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई गिवन एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी कि एंगल स्लोप फॉर्म भी जिसको कहा जाता है। एक चीज और पिछले इक्वेशन से रिलेटेड, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेटेड, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि ऑरिजिन से गुजर रहा है और x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस केस में y के तरफ जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा आपका 0, यानी कि c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू mx हो जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेकिंग अ गिवन एंगल with the positive direction of the x-axis is y is equal to mx। ये मैंने बताया नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको आप एज ए कोरोलरी खुद से चेक करें, खुद से देख के इसको याद रखें, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तो डेफिनेटली, और जब वो कोई गिवन एंगल बनाएगा पॉजिटिव सेंस में x एक्सिस से, तो y इज इक्वल टू mx उस तरह के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, क्योंकि c 0 हो जाएगा, ऑरिजिन से काट रहा है भाई, y पे कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन हमने किया कि जब कोई स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को a और b पे काटता है तो उस तरह के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तीनों आसान इक्वेशन है, याद करने लायक है, आराम से आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही, आज काफ़ी रात हो गई है तो हो सकता है आज मैं लेक्चर नहीं अपलोड कर पाऊँ, लगभग एक बज गया है, आई थिंक 1:03 हो गया है, तो कल सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल से कोशिश करूंगा मैं शाम में ही डाल दूं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा तो मुझे रात में बनाना पड़ रहा है,
एंड मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं अब रेगुलर लेक्चर्स बनाऊंगा, तो मुझे बनाना है ही, रात में बनाऊं या दिन में बनाऊं, ठीक है। चलिए, और बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास करने का सोच रहा हूं, बट थोड़े से स्टूडेंट्स और हो जाएं उसके बाद, क्योंकि अभी लाइव क्लास कराने का कोई मतलब नहीं है, और इक्विपमेंट्स भी काफ़ी सारे लेने होते हैं लाइव क्लासेस के लिए। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ हो सकता है कुछ सप्ताह लगें या कुछ महीने लगें, उसके बाद मैं लाइव क्लासेस भी शुरू कर दूंगा। बट फॉर नाउ ऐसे ही क्लासेस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट ये और अच्छे से ही मैं करवाने की कोशिश करूँगा, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जिसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है। तो बस यही है, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।